everyone, I hope you all are doing good. Welcome to the law classes by Shivani. So guys, it's been a long time. First of all, I'm really very sorry कि जो आपका ग्लोबल जस्टिस पार्ट 3 का वीडियो था उसको लाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया. सॉरी फॉर दैट. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लोबल जस्टिस का थर्ड पिलर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ बिकॉज वी आर ऑन थर्ड पिलर. इसके बाद आपके कुछ टॉपिक्स और बचेंगे जो कि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी. आपका जो ग्लोबल जस्टिस है वो कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम माय साइड. इवन आई थिंक शायद ही कोई टॉपिक होगा जो मैंने मिस आउट किया होगा. तो अगर आप पार्ट 1 से पार्ट 4 तक सारे वीडियोज़ देख लेंगे, काफ़ी अच्छे से आपको प्रिपेयर भी हो जाएगा. एंड इवन आई हैव प्रोवाइडेड माई नोट्स टू यू, दैट इज़ हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं वीडियो में. तो जो हमारा थर्ड पिलर है, द प्रॉपर यूज़ ऑफ फोर्स, मिलिट्री इंटरवेंशन एक्सेट्रा. बिफोर स्टडिंग इन डिटेल, लेट मी गिव यू द सिनॉप्सिस फर्स्ट एज टू व्हाट ऑल यू विल गेट इन डिटेल इन दिस वीडियो. देखिए, जो ग्लोबल जस्टिस के बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं. कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में आपका मिलिट्री इंटरवेंशन हो गया, टेररिज्म हो गया, आपके टारगेटेड असैसिनेशंस, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम लोग पढ़ेंगे टेररिज्म और आपका ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, जो कि आपका जेनोसाइड से रिलेट करेंगे. और आपका जो वॉर है दैट इज़ लाइक बीइंग द लॉन्गेस्ट हिस्ट्री, हम उससे रिलेटेड वॉर रूल्स पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन डिटेल. Within the field of global justice, the issue concerning the war have one of the longest history. और काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल इंटरनेशनल अफेयर में ये है कि whether there have been like the proper exercise of the use of force in international affair. तो आपका यूज़ ऑफ फोर्स से मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि जो कॉम्बिटेंट्स होते हैं, मिलिट्री ग्रुप्स होते हैं, अगर दो देशों के बीच में अगर वॉर छिड़ गया तो क्या आपका जो प्रॉपर यूज़ ऑफ फोर्स है, यानी कि जो कॉम्बिटेंट्स हैं, दे शुड नॉट अटैक. बेसिकली आपके नॉन कॉम्बिटेंट्स को अटैक नहीं करना चाहिए जो इनोसेंट होते हैं. बट समवेयर क्या होता है कि आपके ये रूल है आपका कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बट इट डज़ नॉट हैपन. ठीक है, आपके जो इनोसेंट लोग होते हैं, सिविलियंस होते हैं, वो अफेक्ट होते ही हैं. तो प्रॉपर यूज़ ऑफ फोर्स में आपके वॉर थ्योरीज़ हैं कि ये आपके फॉलो करने चाहिए. आपके जैसे ट्रेडिशनल अकाउंट्स से रिलेटेड आपके कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने चैलेंज किया है कि जो सारी कंडीशंस हैं वो नेसेसरी उसमें है कि नहीं है. तो अब हम लोग देखेंगे कि जस्ट वॉर थ्योरीज़ कौन कौन सी हैं. जस्ट वॉर थ्योरी में आपका है एक तो जस्ट एट बैलम, फिर है आपका जस्ट इन बैलो, और एक है आपका जस्ट पोस्ट बैलम. बेसिकली आपका जस्ट एट बैलम और जस्ट इन बैलो है. जस्ट पोस्ट बैलम मतलब इसी से रिलेटेड है, बस आपके जब वॉर कंक्लूड हो जाता है तो कैसे आपका द पीस हैज़ बीन रिस्टोर्ड, मीनिंग दे बाय मूविंग बैक टू द स्टेटस क्यू पोजिशन. सो पहला हमारा है जस्ट एट बैलम, द कंडीशंस अंडर विच द एंट्री इनटू द वॉर इज़ जस्टिफाइड. ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि भाई दो कंट्रीज़ हैं वो वॉर की कंडीशन में आ रही हैं, ठीक है, तो ऐसा कौन सा जस्टिफिकेशन वो देती हैं कि लाइक वी हैव टू लाइक एंटर इनटू दिस वॉर, वी आर गेटिंग इनटू दिस वॉर बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न. तो जस्टिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, दैट इज़ अ जस्ट कॉज. अकॉर्डिंग टू वॉल्जर, एक थ्योरिस्ट है, उनके हिसाब से दो जस्टिफिकेशन है. एक है आपका नेशनल डिफेंस और दूसरा है आपका ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन. अगर स्टेट की सॉवरेनिटी की बात है, ठीक है, देश की सॉवरेनिटी की बात है, इंटीग्रिटी की बात है, नेशनल डिफेंस की बात है, उस कंडीशन में तो आपका जस्टिफाइड हो जाएगा. दूसरी बात ये है कि जो आपका फोर्स यूज़ करा होगा दैट इज शुड बी इन प्रोपोर्शनेट टू द हार्म विच इज़ बीन डन, दैट शुड काउंटर बैलेंस द गुड्स विच इज़ बीन अचीव्ड इन अवर्टिंग दैट हार्म. मतलब कि जिस पर्पज़ से आप इस वॉर में एंटर होने जा रहे हैं, दैट इज़ लाइक with the right intention. Therefore, the war should be undertaken by the proper authority with the right intention only as a last resort. Last resort means कि अब यही necessity है, war ही एक तरीका बचा है, तभी आप इसको exercise करें, and where there are the reasonable prospect of success. Therefore, अगर हम sum up करें इसके principle, तो एक principle है इसका just cause, यानी कि यहाँ पे वॉर का जस्टिफिकेशन बताएंगे. लेजिटिमेट अथॉरिटी, द राइट इंटेंशन, रीजनेबल प्रॉस्पेक्ट ऑफ सक्सेस, प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल, जहाँ पे देयर शुड बी लाइक द यूज़ ऑफ फोर्स इन प्रोपोर्शन, मीन्स द हार्म डन जो होगा वो काउंटर बैलेंस कर देगा बाय द गुड अचीव्ड इन एवर्टिंग द हार्म. यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल लग जाएगा. और आपका लास्ट रिसॉर्ट, तो आपका जो जस्ट एट बैलम है, यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं एकदम याद रखने हैं. अब हम मूव ऑन करेंगे जस्ट इन बैलो. जस्ट इन बैलो में है
ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, लाइक दे आर फॉर द फेयर कंडक्ट विद इन द वॉर। तो इसमें भी आपके प्रिंसिपल्स हैं। इसमें प्रिंसिपल्स हैं आपके, एक है प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉम्पिटेंट इम्यूनिटी, सेकेंड इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सी, so there are two central principles which guide the evaluation of whether the war has been conducted fairly or not. First is with respect to the distinction between the competents and the non-competents. That is the principle of non-combatant immunity. Before understanding this principle, you need to understand the meaning of the basic term here. Combatant means military groups, non-combatants means civilians. So according to this principle, it is not legitimate to use the force against the non-combatants. It is wrong to deliberately, मतलब जानबूझ के अगर non-combatants को combatants target करेंगे during the war, it is not justified. It is wrong. इवन दो कुछ कोलेट्रल डैमेज जो होता है आपका वॉर के टाइम सिविलियंस को हो सकता है, दैट इज़ लाइक फेयर, उतना तो मतलब ठीक है, आप कह सकते हैं भाई थोड़ा बहुत तो वॉर में लाइक सिविलियंस आर अफेक्टेड, बट जानबूझ के अगर सिविलियंस आर बीन लाइक टारगेटेड, सो इन दैट केस इट इज़ रॉन्ग। अब हम देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हेयर इन आपका ये है कि जो कॉम्बिटेंट्स हैं दे शुड ओनली यूज़ द फोर्स नेसेसरी टू अचीव देयर एंड्स, और जो ये फोर्स यूज़ करेंगे दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द एंड्स दैट आर टू बी सिक्योर्ड इन कंडक्टिंग द वॉर। ओके, तो आपका जो प्रिंसिपल्स हैं वो कवर हो चुके हैं। जस्ट एट बैलम के प्रिंसिपल्स हमने देखे, जस्ट इन बैलो के हमने प्रिंसिपल्स देखे। अब क्या है कि इनके अलावा भी और भी प्रिंसिपल्स हैं विच गवर्न द फेयरनेस, जैसे कि कुछ रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लाई विद द इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीट द प्रिजनर्स फेयरली। बट आपके ये जो दोनों प्रिंसिपल्स हैं जो अभी हमने पढ़े, कॉम्पिटेंट इम्यूनिटी प्रिंसिपल और जो आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये स्पेशली आपका जस्ट इन बेलो में ही इन्वोक होगा। अब हम देखते हैं जो आपका जस्ट वॉर थ्योरी का जो तीसरा पार्ट था, जस्ट पोस्ट बेलम, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। So in just post bellum, the main concern is how the war should conclude in a sense कि there is like transition back to the situation of peace. Herein various issues are there like compensation हो गया आपका, punishments related, reforms related. So that's it in just post bellum. आपकी जो जस्ट वॉर थ्योरी है यहाँ पे होती है ओवर। बस हाँ, एक और आपकी इसमें ऐड हुई है जस्ट एक्स बेलो। एक्चुअली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जस्ट फॉर द सेक थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि जस्ट एक्स बेलो, ई एक्स एक्स, हेरिन वो एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स का मतलब है एग्जिट, दैट इज़ एंड, मीन्स इट इज़ कंसर्न व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू एंड अ वॉर, दैट्स इट। तो अगर ट्रेडिशनल थ्योरीज़ की हम बात करेंगे तो आपको जस्ट पोस्ट बेलम तक लिखना होगा, ये तो आपका अभी ऐड हुआ है जस्ट एक्स बेलो। Moving forward, there are many contemporary global justice issues concerning the appropriate use of force and its aftermath that currently command the attention. जैसे कि आपका जो ड्रोन वॉरफेयर है, द क्वेश्चन हेयर इज़ दैट वेदर द ड्रोन वॉरफेयर इज़ परमिसिबल, कैन टेररिज्म एवर बी जस्टिफाइड, are targeted assassinations where the leader who are primarily responsible for the decisions to go to the war are targeted for the assassination. Is it justifiable? May we engage in a war in order to prevent an anticipated worse war? So आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन जैसे कि आपका, इज टॉर्चर टू कंटेन द मेजर ग्लोबल थ्रेट्स परमिसिबल, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमिटीज़, क्या इनका कहीं कोई रोल है? सो ऐसे ही बहुत सारे आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, बट हमें सब नहीं पढ़ना है। वी हैव टू स्ट्रिक्टली अडर टू द ग्लोबल जस्टिस लिटरेचर, सो वी विल स्टडी द ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन एंड द टेररिज्म। वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का मतलब ये होता है वेन एवर एनी स्टेट यूज इट्स मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट द अनदर स्टेट with the object of ending the human rights violation in that state. It is called humanitarian intervention. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ इशू ये उठता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, द कंट्री शुड एंगेज इन द मिलिट्री इंटरवेंशन टू स्टॉप द जेनोसाइड। भाई कोई तो कंडीशंस होंगी, ऐसे ही थोड़ी ना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आपके जो सिविलियंस होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि करके कितना ज़्यादा सिविलियंस अफेक्ट होते हैं।
इसलिए क्वेश्चन नहीं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, और आपके जो जैसे रवांडा हो गया, सूडान हो गया, लीबिया हो गया, इराक हो गया, तो यहाँ पे लोग काफ़ी सफ़र करते हैं। अब भाई दूसरी स्टेट के अगेंस्ट एक स्टेट जा रहा है, ठीक है, मिलिट्री इंटरवेंशन हो रहा है, और एक आपका एक ट्रेडिशनल एक रूल है दैट इज़ कि स्टेट की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। कैसे आप रेस्पेक्ट करेंगे किसी भी स्टेट के सॉवरेनिटी को? बाय नॉट इंटरफेयरिंग इन दैट। सो वो भी आपका वॉयलेट होता है। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमीशन ऑन इंटरवेंशन एंड स्टेट सॉवरेनिटी देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द वनरेबल्स। अब हम लोग ये देखेंगे एक एक करके, जो मैंने जैसे आपको बताया रवांडा, सूडान, लीबिया, इराक, तो फ्यू एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि आपका यूएस इराक इन्वेजन हुआ था 2003 में। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दैट। व्हाट हैपेंड इन दैट? इराक केम अंडर द अटैक फ्रॉम द इंटरवेंशनिस्ट यूएस गवर्नमेंट। जब आपके जॉर्ज बुश थे, ही प्रेजेंटेड द इन्वेजन एज सेविंग द वर्ल्ड फ्रॉम द सद्दाम हुसैन की जो सीक्रेट WMD जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था। This humanitarian intervention, basically to save the world from the Iraqi WMD, this led to the looting in Baghdad और भी cities थी। It destroyed the whole infrastructure, हमने टीवी में कितना देखा था, leaving behind the broken country। तो आपने यहाँ पे देखा सिविलियंस कितने डिस्प्लेस हो गए थे, कितना ज़्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइव्स, इवन एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपके ग्लोबली एडवांस कंट्रीज़ हैं, जैसे जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो आपका जैसे यहाँ पे WMD का एक सहारा लेके आपने इराक पे इन्वेजन किया, एंड व्हाट हैपेंड देन? स्टेट की सॉवरेनिटी को अकॉर्डिंग टू दैट आपका स्टेट की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका पर्पस था कि वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, मास किलिंग हो रहा है, वी नीड टू स्टॉप दैट। दूसरा आपको याद होगा जैसे कि लीबिया में क्या हुआ था कि जो नाटो आपके मिलिट्री इंटरवेंशन विच लीड टू terrorism is one of the biggest challenge of global justice, because here the issue arises that of accountability, where to get the justice, where is the international regime to punish them। जब कभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अटैक करती हैं आपके इनोसेंट लोगों को, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आप उनको कहाँ पे अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। क्या कोई ऐसे नॉर्म्स इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई बैलेंसिंग एजेंसीज़ हैं जहाँ पे आपको जस्टिस मिल सकता है उनके थ्रू? सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अनलाइक आपका जैसे कि रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, जैसे इंडियन लॉ का आप रेफरेंस ले सकते हैं, बट एज इन द ग्लोबल जस्टिस की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई भी नॉर्म्स इंस्टीट्यूशंस आपके हैं नहीं। सो व्हाट इज़ टेररिज्म? एक सेंट्रल आइडिया ये है कि यूजिंग और थ्रेटनिंग टू यूज़ द वायलेंस अगेंस्ट द पीपल, ये टारगेट इनोसेंट लोगों को ही करते हैं। So, बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे कि सो द क्वेश्चन इज़ लाइक आपके ऐसे कौन से वायलेंस है दैट दे काउंट एज टेररिज्म। सो बहुत सारे आपके इसी तरीके के चैलेंजेस है इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेररिस्ट हैं, दे अटैक द इनोसेंट पीपल, तो पूरा यहाँ पे ये पिक्चर क्रिएट होती है कि जो टेररिस्ट होते हैं दे ऑफन पॉइंट आउट कि जो सिटीजन कॉम्प्लिसिटी होती है इन देयर एट्रॉसिटीज़, बिकॉज सिटीजन्स क्या करते हैं, वो आपके टैक्स पे करते हैं, वोट करते हैं, वही क्यों टारगेट होते हैं, एंड द गवर्नमेंट अंडरटेक द एक्शंस एंड कैन बी सेट टू सैंक्शन फ्रॉम विच दे बेनिफिट। सो इट इज़ कोहेरेंट टू होल्ड द सिटीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट एक्शन। इस पे आपका क्या होता है कि सिटीजन कैन बी लेजिटिमेट टारगेट्स ऑफ द वायलेंस। So in addition, there is relevant precedent for the governments targeting the civilians when they perceive the situation to be one of the supreme emergency। जैसे कि आपका ब्रिटेन में हुआ था, जब ब्रिटेन ने टारगेट किया था जर्मन सिविलियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। So when the government judged that like some moral disaster हुआ, it is not sufficiently likable, so it can be repelled using the unorthodox and otherwise repugnant means। सो गाइस, टेररिज्म से रिलेटेड आपकी यही सारे चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको समझने की हैं कि ग्लोबल जस्टिस में ऐसा कोई आपके नॉर्म्स इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इसलिए इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर हो गया, आपको जस्टिस कहाँ से प्रोवाइड हो। सो गाइज, हैव वी आर डन विद द ग्लोबल जस्टिस पार्ट 3। अब बस एक लास्ट वीडियो बचा है ग्लोबल जस्टिस पे। सून आई विल कम विद दैट वीडियो। फिर आपका ग्लोबल जस्टिस का ये पार्ट तो हो जाएगा कवर। इवन आई एम प्लानिंग टू मेक सम मोर वीडियोज़, और भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल कम विद दैट वीडियो। और तब तक अपना ख्याल रखिए, हम लोग जल्दी मिलेंगे लास्ट वीडियो के साथ ऑन ग्लोबल जस्टिस। So do like, share and subscribe to my channel. Till then, take care. Bye bye.